डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने ट्रांजिस्टर की संरचना के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए और जो द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है उसको किस तरह से बाइसिंग करते हैं ये भी बताया था। फिर मैं पुनः इसको फिर दोबारा से और आप लोगों के एक बार ध्यान में ला करके और उसकी जो प्रचालन विद्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ जो ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर को हम तीन प्रकार से और उनको कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी प्रचालन विद्या के रूप में हम देख सकते हैं। जब किसी द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक टर्मिनल पर डीसी वोल्ट तार लगा दी जाए तो इसे बायसन कहते हैं। ट्रांजिस्टर की दोनों संधियों के बायसन के तीन भिन्न तरीके अग्रदिशिक सक्रिय अर्थात फॉरवर्ड एक्टिव, दूसरा होता है संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड कंडीशन होती है, और जो थर्ड होता है वो अंतक या कट ऑफ विद्या के नाम से, इसको ऑपरेशन विद्या के नाम से, प्रचालन विद्या के नाम से इसको जानते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक टेबल दिखाई है और इस टेबल के अंदर उत्सर्जक आधार संधि जो ये है इसको अग्रदिशिक बायस की अवस्था के अंदर रखते हैं, और संग्राहक आधार संधि ये कैसी रहती है, रिवर्स बायस के अंदर रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये इसका ऑपरेशन होता है, प्रचालन होता है, वो अग्रदिशिक सक्रिय के नाम से इसको जाना जाता है। यदि उत्सर्जक आधार संधि को अग्रदिशिक बायस रखते हैं और संग्राहक आधार संधि भी यदि अग्रदिशिक बायस अवस्था के अंदर रहती है तो ऐसी स्थिति को हम ये संतृप्त प्रचलन विद्या के नाम से इसको जानते हैं। तीसरी, यदि उत्सर्जक आधार संधि पश्च दिशिक बायस अर्थात रिवर्स बाइसिंग अवस्था के अंदर रहती है, और जो संग्राहक आधार संधि रहती है वो भी कैसे रहती है, रिवर्स बाइसिंग के अंदर रहती है। तो यहाँ ये जो ऑपरेशन विद्या होती है इसको अंतक के कट ऑफ के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ सर्किट के अंदर इनको किस तरह से हम वो कर सकते हैं, तो जैसे फॉरवर्ड एक्टिव, इसके लिए मैंने यहाँ इसके अंदर दिखा दिया है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यहाँ इसको कैसे कर दिया है, ये जो संधि है इस संधि को किस तरह से वो कर दिया है, ये जो संधि है इधर वाली ये संधि, इस संधि को कैसे वो कर दिया है, ये अग्र बायस अवस्था के अंदर वो कर दिया है। यहाँ ये वाली जो संधि है इस संधि को किस तरह से कर दिया है, यहाँ इसको रिवर्स बायस अवस्था के अंदर इसको कर दिया गया है। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ, अब ऐसी अवस्था के अंदर ये जो मैंने यहाँ इसके अंदर दिखा दिया है इसको फॉरवर्ड एक्टिव उसके नाम से इसमें जानते हैं। अब यहाँ ये जो अग्रदिशिक सक्रिय विद्या है इस विद्या के अंदर उत्सर्जक आधार संधि को अग्रबायसित तथा संग्राहक आधार संधि को पश्चबायसित अवस्था में रखा जाता है। अग्रबायस में डीसी वोल्टता के ऋण टर्मिनल को एन प्रकार के क्षेत्र से और धन टर्मिनल को पी प्रकार के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। पश्चदिशिक बायस में संयोजन अग्रदिशिक बायस के ठीक विपरीत होता है। जैसे इसके अंदर दिखा दिया है कि बैटरी के प्लस से और एन भाग को जोड़ दिया जाता है, और यहाँ बैटरी का जो इसका संधि का जो पी भाग होता है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। जबकि अग्रबायस अवस्था के अंदर क्या रहते हैं, एन भाग को बैटरी के माइनस भाग से और जो पी भाग होता है उसको बैटरी के प्लस भाग से जोड़ा जाता है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिव। अब यह नेक्स्ट जो देखते हैं तो इसके अंदर सैचुरेशन मोड के अंदर क्या होता है।
ये जो संतृप्त विद्या होती है, अब इसके अंदर क्या रहता है सेचुरेशन मोड के अंदर, ये इसमें दिखा दिया गया है कि यहाँ इसके अंदर इसमें उत्सर्जक आधार संधि व संग्राहक आधार संधि दोनों अग्रबायसित अवस्था के अंदर होते हैं। मैंने ऊपर टेबल में बता दिया था ट्रांजिस्टर की इस, जैसे इसमें ये कर दिया है, इसमें दोनों जो संधियां हैं, ये वाली संधि और ये वाली संधि, दोनों को कैसे अग्रबायस की अवस्था के अंदर इसमें जोड़ दिया है। ट्रांजिस्टर की इस प्रचालन विद्या में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा बहुत अधिक होती है और ट्रांजिस्टर क्लोज्ड स्विच के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ ये क्या है, उसकी सैचुरेशन मोड को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ जो थर्ड उसका जो मोड है वो कट ऑफ मोड इसको नाम दे दिया जाता है। यहाँ अंतक विद्या में उत्सर्जक आधार व संग्राहक आधार दोनों संधियाँ रिवर्स बायस्ड होती हैं, पश्च बायसित होती हैं। इस प्रचालन विद्या में ट्रांजिस्टर से बहने वाली धारा का मान शून्य होता है और ट्रांजिस्टर खुले स्विच अर्थात ओपन ऑफ के या और ऑफ के समान व्यवहार करता है। तो ये मैंने इस सर्किट के अंदर दिखा दिया। तो ये दोनों जो संधियां हैं ये क्या है, रिवर्स बायस के अंदर होती हैं। दोनों संधियां ये रिवर्स बायस के अंदर इसमें हुआ करती हैं और ये एक ऑफ स्विच की तरह से बंद अर्थात खुले स्विच की तरह से और ये व्यवहार करते हैं, ओपन और ऑफ की तरह से व्यवहार करते हैं। इन तीन बायसन विद्याओं में से हम जो पहला जो अपना वो है एक्टिव मोड है, फॉरवर्ड एक्टिव मोड जो है उसको हम ले करके और जो ट्रांजिस्टर है उसके कार्य जो विधि है उसका हम अध्ययन हम करेंगे। अब ट्रांजिस्टर का जो सरप्राइजिंग जो एक्शन होता है उसको समझने के लिए और मैंने ये इसके अंदर फिगर रखी है। तो सबसे पहले मैं इस पहला जो फिगर है, ये पहला जो चित्र है, इस चित्र को लेता हूँ। अब इस चित्र में देखिए बैटरी VEE है, ये उत्सर्जक आधार संधि को अग्रदेशिक बायस, और यहाँ जो VCC है ये VCC क्या करता है, ये संग्राहक आधार संधि को पश्च दिशिक बायस प्रदान करती है। जब यह स्विच S1 तथा S2 ऑफ होते हैं, ये S1 तथा S2 जब ऑफ होते हैं तो दोनों संधियां अबायसित अर्थात अनबायस्ड होती हैं और दोनों संधियों पर अवक्षय परत यह प्राप्त होती है। जो ये इसके अंदर दिखा रखा है, ये जो अवक्षय परत है यहाँ इस तरीके से इसमें ये प्राप्त होती है। यदि स्विच S2 को खुला रखते हुए, यह जो S2 है इसको खुला रखते हुए और S1 को बंद कर दिया जाए तो हम कहाँ पहुँचते हैं, इस फिगर पे पहुँच जाते हैं। ये वाली जो फिगर है वो हमें मिल जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो उत्सर्जक संधि अग्रबायसित हो जाती है, इससे उत्सर्जक संधि पर विभव रोधिका की ऊंचाई या अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जक से आधार की ओर तथा होलों का आधार से उत्सर्जक की ओर प्रवाह होता है। संधि से प्रवाहित होने वाली कुल धारा का मान इलेक्ट्रॉनों व होलों के प्रवाह के कारण उत्पन्न धाराओं के योग के तुल्य होता है और ये काफ़ी अधिक प्राप्त होता है। चूँकि उत्सर्जक भाग की तुलना में आधार भाग अत्यल्प डोप्ड होता है, इस कारण कुल धारा का 99% भाग इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। वह उत्सर्जक धारा IE व आधार धारा IB का मान परस्पर समान प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए जो इसका अंदर, अब इसका उल्टा करते हैं कि अब S1 को तो क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं और S2 को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो यह अब जब इस भाग के अंदर ये हम आते हैं तो स्विच S1 को खुला रखते हुए स्विच S2 को बंद किया जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर संग्राहक आधार संधि
पश्चवायसित होगी तथा संग्राहक आधार संधि, चाहे इसके अंदर देख रहे हैं हम ये इस भाग के अंदर, तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या होगा कि यहाँ संग्राहक आधार संधि पश्चवायसित होगी तथा संग्राहक आधार संधि पर अवक्षय परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की जो ऊंचाई है अधिक हो जाती है। पश्चवायसन की अवस्था में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के प्रवाह के कारण अल्प धारा प्रवाहित होती है। यह अल्प संग्राहक धारा संग्राहक क्षरण धारा, जिसको ICBO के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कहलाती है। यहाँ CBO किसको करता है? वह धारा है जो संग्राहक और आधार के बीच प्रवाहित होती है जब तीसरा टर्मिनल क्या रहता है? खुला होता है, अर्थात उत्सर्जक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यदि स्विच S1 तथा स्विच S2 दोनों को बंद कर दिया जाए तो उत्सर्जक धारा का मान, उत्सर्जक धारा IE का जो मान है वो आशानुरूप अधिक, अर्थात IB बहुत कम, IC अधिक होता है, परंतु IE से कम प्राप्त होता है। और जो ट्रांजिस्टर का ये है जो आश्चर्यजनक व्यवहार होता है, वह व्यवहार ही इसको अति महत्वपूर्ण बना देता है। अब यहाँ स्पीकर के अंदर देखिए कि एक बायसित NPN ट्रांजिस्टर दिखाया गया है जिसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायसित, यहाँ इसके अंदर ये दिखा दिया है, तो ये अग्र बायसित अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और जो संग्राहक आधार संधि है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पश्च बायसित को रिप्रेजेंट करता है। अब वास्तव में उत्सर्जक आधार संधि अग्रबायसित होती है जब VEE का मान विभव रोधिका 0.7 वोल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए की ऊंचाई से अधिक हो जाती है। अतः अग्रबायस में बहुसंख्यक आवेश वाहक संधि से विसरित होते हैं तथा परिणामी धारा उत्सर्जक से आधार की ओर प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों और आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण प्राप्त होती है। आधार धारा के उत्सर्जक भाग की तुलना में आधार भाग के उत्सर्जक भाग की तुलना में बहुत कम आदित होने के कारण होलों के प्रवाह से उत्पन्न धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न धारा की तुलना में काफ़ी कम होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा व कुल उत्सर्जक धारा का अनुपात उत्सर्जक अंतक्षेपण अनुपात, या जिसको गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या जिसको एमिटर एफिशिएंसी के नाम से इसको जानते हैं, अर्थात उत्सर्जक दक्षता के नाम से इसको जानते हैं। और इसका जो मान होता है लगभग 0.995 के लगभग होता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो उत्सर्जक धारा का केवल 0.5% भाग ही आधार से उत्सर्जक की ओर बहने वाले होलों के कारण से होता है। एक बार जब इलेक्ट्रॉन आधार में अंतःक्षिप्त हो जाते हैं तो वे पश्च बायसित संग्राहक आधार संधि के आधार भाग के लिए अल्पसंख्यक आवेश वाहक की तरह कार्य करते हैं। आधार क्षेत्र में उत्सर्जक से अंतःक्षेपित इन इलेक्ट्रॉनों और स्वयं आधार में तापजनित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों में कोई अंतर नहीं होता। ट्रांजिस्टर क्रिया की प्रमुख विशेषता यही है कि आधार क्षेत्र बहुत ही पतला तथा अत्यल्प मादित होता है, जिसके कारण अंतःक्षेपित होने वाले इलेक्ट्रॉनों में से बहुत कम इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र के होलों के साथ पुनः संयोजित हो पाते हैं तथा आधार धारा IB उत्पन्न करते हैं। परंतु बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन संख्या में इलेक्ट्रॉन आधार भाग को पार करके संग्राहक क्षेत्र में विसरण कर जाते हैं और संग्राहक से धारा IC प्रवाहित होती है। इस धारा को संग्राहक धारा कहते हैं। यहाँ इधर ये IC है, यहाँ ये इधर धारा IB है और यहाँ ये इस धारा को IE के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है।
संग्राहक तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों तथा उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अनुपात आधार परिवहन गुणांक या बेस ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर के नाम से इनको जानते हैं। इसे अल्फा टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और यहाँ एक आइडियल रूप में जो अल्फा टी का मान होता है वो लगभग 0.995 होता है। अब संग्राहक धारा का मान उत्सर्जक धारा से कम होता है, क्योंकि क्या कारण है कि उत्सर्जक धारा का कुछ भाग आधार क्षेत्र के होलों के विस्तरण द्वारा प्राप्त होता है, जो कि संग्राहक धारा में अपना योगदान नहीं देते हैं। सेकंड क्या है, उत्सर्जक से आधार में अंतक्षेपित समस्त इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनों का आधार क्षेत्र में पुनः संयोजन रिकॉम्बिनेशन प्रक्रिया में क्षय हो जाता है। पहला कारक उत्सर्जक अंतक्षेपण अनुपात गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा दूसरा आधार परिवहन गुणांक अल्फा टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः संग्राहक धारा व उत्सर्जक धारा का अनुपात अल्फा टी गामा के बराबर होता है, जिसे ट्रांजिस्टर के लिए डीसी धारा लाभ या अल्फा डीसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा डीसी का मान भी लगभग कितना होता है, 0.99% के 0.99 हुआ करता है। अब करंट इन बीजेटी अर्थात ये जो द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर है उसके अंदर धारा कैसे और कितनी होती है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ये एनपीएन और पीएनपी ये दो इसके अंदर ट्रांजिस्टर ये दिखाए हैं। इनके अंदर जो करंट है वो करंट की दिशा मैंने दिखाई है। तो पहले वाला जो ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। तो अब यहाँ इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ जैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ प्रवाहित करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आई ई की धारा क्या होगी, बाहर की तरफ हो जाती है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन किधर प्रवेश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से पी से फिर इधर आते हैं, तो ऐसी स्थिति के में बी के जो धारा की दिशा कौन सी होगी, ये हो गई है। और इधर सी की करंट डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके अंदर ये हो जाती है। तो यहाँ ये इस फिगर के अंदर ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा की दिशा है, धारा की दिशा इस तरह से इसके अंदर प्रदर्शित कर दी जाती है। अब किरचॉफ के नियम से क्या होता है, किरचॉफ के नियम से कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो ऐसी अवस्था में ट्रांजिस्टर के किरचॉफ के धारा नियम से ट्रांजिस्टर के अंदर बहने वाली कुल धारा का मान ट्रांजिस्टर के बाहर जाने वाली धारा के बराबर होना चाहिए। अतः उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा व आधार धारा के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे इसके अंदर इसमें लिख दिया है आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब यहाँ ये जो इसके अंदर जो संग्राहक धारा होती है वो दो भागों से मिलकर के बनी है। पहली कौन सी होती है, उत्सर्जक धारा का वह भाग जो संग्राहक तक पहुंचता है, ठीक है। तथा दूसरा क्या है, सामान्य उत्क्रम क्षरण धारा, जिसको नॉर्मल रिवर्स लीकेज करंट आईसीओ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन दो भागों से मिलकर के बनी होती है, अर्थात आई सी इक्वल टू एल्फा डी सी इंटू आई ई प्लस आई सी ओ। यहाँ एल्फा डी सी उत्सर्जक धारा का वह भाग है जो संग्राहक तक पहुँचता है, जैसे इसको पहले अपन ने डिफाइन भी कर दिया है। अब यहाँ फिगर, ये जो फिगर है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एल्फा डी सी का मान मैं निकाल सकता हूँ। एल्फा डी सी इक्वल टू आई सी माइनस आई सी ओ अपॉन आई ई के द्वारा इसको लिख देते हैं। सामान्यतः उत्क्रमण क्षरण धारा कुल संग्राहक धारा की तुलना में बहुत कम होती है। अतः आईसीओ को नगण्य मानने पर ये जो ऊपर वाली समीकरण है उस समीकरण को हम इस प्रकार से और इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर यहाँ ये जो अल्फा डी सी है ये आई सी अपॉन आई के बराबर हो जाता है।
आधार की चौड़ाई व मादन जितना कम होगा, अल्फा डीसी का मान उतना ही अधिक होगा। परंतु अल्फा डीसी का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। अधिकांश ट्रांजिस्टरों के लिए अल्फा डीसी का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।